नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह अव्यान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग सकुशल होंगे। आज हम अपनी डेली एडिटोरियल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के ऊपर जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उन टॉपिक्स को हमने अलग अलग न्यूज़पेपर्स से उठाया है। तो हमारा पहला टॉपिक है फ्रीबीज इश्यू, रेवड़ी संस्कृति। दूसरा टॉपिक है अपना डेटा प्रोटेक्शन बिल। तीसरा सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेज। तीसरा है डिजिटल इकोनॉमी। तो आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक को लेकर। रेवड़ी संस्कृति पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट बनाएगा विशेषज्ञ समूह। तो जो रेवड़ी संस्कृति फ्रीबीज इश्यू है, फ्रीबीज इश्यू के लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक विशेषज्ञ समूह बनना चाहिए जो कि इस सब की जांच कर सके। तो आपको बता दें कि रेवड़ी संस्कृति है क्या। आप सब लोगों ने अपने चारों तरफ देखा होगा कि चुनाव के दौरान कुछ राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए ऐसे वायदे कर देते हैं जिससे देश को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। तो उन्हीं को सुप्रीम कोर्ट ने रेवड़ी संस्कृति या फ्रीबीज इश्यू बताया है। तो ऐसा क्यों है ये सब जान लेते हैं हम कि हमारे देश के संविधान में भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को अपनाया गया है। आपको पता है कि हमारे देश में अनेक प्रकार की असमानताएं फैली हुई हैं, जैसे गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य से संबंधित इश्यूज। तो इन सब को दूर करने के लिए संविधान निर्माताओं ने सरकार से उम्मीद की थी कि सरकार इन सब को दूर करने के लिए लगातार प्रयत्न करती रहेगी, परंतु कुछ राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए ऐसे वायदे कर देते हैं जैसे फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री एजुकेशन। इससे सरकार को काफी कुछ नुकसान उठाना पड़ता है और इस सब को दूर किया जाए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञ समूह गठित करने का निर्णय लिया है। तो हम इनके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट अपने एग्जाम के लिहाज से जान लेते हैं क्या क्या है। पॉजिटिव पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं। जब हम कोई योजना फ्री में देते हैं तो उससे क्या हो सकता है, लोगों को आप शिक्षा फ्री में देंगे, स्वास्थ्य फ्री में देंगे, तो क्या होगा, उनका सामाजिक आर्थिक विकास होगा, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। आपके लिए कैसी लेबर आएगी, स्किल्ड लेबर आएगी, मान आपके लिए ह्यूमन कैपिटल का निर्माण होगा। तीसरा, जब आप किसी को राशन फ्री में देंगे तो भुखमरी भी दूर होगी, भुखमरी दूर होगी। उसके साथ साथ जब आप स्वास्थ्य फ्री में देंगे तो आपका स्वास्थ्य स्ट्रक्चर बेहतर होगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा आपका। तो इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, जैसे आप जब कोई चीज आपको फ्री में मिलती है तो आपने देखा होगा कि उसका वेस्ट बहुत होता है, तो इसका वेस्टेज भी बहुत होता है। दूसरा है, जब आपको फ्री में चीजें मिलती हैं तो सरकार के ऊपर एक अलग से बोझ बढ़ जाता है, और जब सरकार की आय उसके व्यय से कम होती है तो उसको क्या करना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है। तो सरकार का क्या होगा, डेप्ट बढ़ जाएगा। तीसरा पॉइंट, इसको कुछ लोगों ने अनएथिकल भी बताया है कि ये सब चीजें अनएथिकल हैं। तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। अब कंक्लूजन क्या लेंगे हम, कि सरकार को एक निश्चित डेटा निकलवाना चाहिए जिसके बेसिस पे इन योजनाओं को लागू करे, और इस योजनाओं को लागू करने से अधिकांश लोगों को फायदा हो, ऐसा कोई तरीका अपनाना चाहिए। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है देख लेते हैं। इसमें यही बताया गया कि चुनाव आयोग और केंद्र सरकार यह नहीं कह सकती कि कुछ नहीं कर सकते। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार को इसके लिए आगे आना पड़ेगा और निर्णय लेना पड़ेगा। यहां तक कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तो यह भी कह दिया है कि कोई भी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर बहस करना ही नहीं चाहता है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट था। आगे क्या है, गवर्नमेंट विड्रॉज डेटा प्रोटेक्शन बिल। केंद्र सरकार ने वापस लिया डेटा प्रोटेक्शन विधेयक। डेटा प्रोटेक्शन बिल को सरकार ने वापस ले लिया है। यह डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 में लाया गया था। इसमें जो संसदीय समिति इसके जांच के लिए बनी उसने 80 से ज्यादा संशोधनों का सुझाव दिया था। इसके लिए इसको वापस ले लिया गया। सरकार अब नए सिरे से विस्तृत डेटा प्रोटेक्शन बिल लेके आएगी। नया बिल पूरी तरह से स्टार्टअप के हक में होने से के साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर करने का ध्यान में रखा जाएगा।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आप क्यों करते हैं? आपने सुना होगा कि हमें हमारे देश में एफडीआई बढ़ाना है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब एफडीआई बढ़ाने के लिए आपको अपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर करने की आवश्यकता है, जो कि इस बिल में की जाएगी, जो नए सिरे से लाया जाएगा। अगर यह बिल पारित हो जाता तो क्या होता दोस्तों, गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियां हैं, उनको जो डेटा सेव करते हैं वो उसको भारत में ही सेव करना पड़ता। सुप्रीम कोर्ट ने डेटा सुरक्षा को निजता का अधिकार बताया है। तो व्यक्तिगत डेटा का इस्तेमाल कोई कंपनी या संस्था किस हद तक और कैसे करेगी, इस बात को ध्यान में रखकर डेटा प्रोटेक्शन बिल में कानून को शामिल किया जाएगा। डेटा सुरक्षा बिल को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बीएन श्री कृष्णा के नेतृत्व वाले समूह ने तैयार किया था। अभी ये फिर से लाया जाएगा। तो एक क्वेश्चन है जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके 17वां पर व्यपगत हो जाता है। राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा। आपको इसमें से सही कथन चूज करके बताना है। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्रेसिडेंसीज फाउंडिंग मूवमेंट, इसमें बताया है, यह एडिटोरियल है, इसमें आया कि जो हमारा राष्ट्रपति हैं उनको तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति क्यों बनाया गया होगा। इन्होंने अपने विचार दिए हैं। इसमें हम देख लेते हैं कि आर्टिकल 53 हमारे संविधान का अनुच्छेद 53 बताता है कि संघ की कार्यपालकीय शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, और 53 का क्लॉज 2 बताता है कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होगा। और इसके साथ ही आर्टिकल 74 में बताया गया कि राष्ट्रपति अपनी कार्यपालकीय शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा। तो इन्होंने बताया कि ऐसा क्यों किया गया होगा कि राष्ट्रपति को तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। तो इन्होंने 2 रीजन दिए इसके। पहला ये हो सकता है कि संविधान निर्माताओं के मन में ऐसा हो कि जो आर्म फोर्सेज है हमारी, उनका राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं होता है, तो उसका जो सर्वोच्च सेनापति होगा वो कोई संवैधानिक पद पे होना चाहिए। राष्ट्रपति जिसका संबंध किसी भी राजनीतिक दल से नहीं होता है, उसको इसका तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया है। तो दूसरा रीजन इन्होंने दिया है कि हम 1947 में ब्रिटिशर से आजाद हुए, तो शायद ऐसा हो कि उन्होंने ब्रिटिश से ये चीजें सीखी हों या ब्रिटिश से ली हों। अनुमान लगाया उन्होंने ऐसा, क्योंकि ब्रिटिश में भी सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, वहां का राजा होता है। तो यही इस एडिटोरियल में था। अभी आगे चलते हैं। रोजगार बढ़ाती डिजिटल अर्थव्यवस्था। जब आप मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं तो जब आंसर लिख रहे होते हैं, अच्छा आंसर लिखने के लिए आपको उसमें कुछ फैक्ट्स डालने पड़ते हैं, कुछ रिपोर्ट्स, कुछ डाटा डालना पड़ता है। वो डाटा आप कहां से लेंगे? न्यूज़पेपर से लेंगे। तो डिजिटल अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कुछ डाटा इसमें था जो हमने आपके सामने रखा है। सरकार ने लोकसभा में बताया कि बीते 8 वर्षों में 22 करोड़ लोगों ने केंद्र सरकार की विभिन्न नौकरियों के लिए आवेदन किए और इनमें 7 लाख लोगों को ही नौकरियां मिली। सरकार ने बताया कि सभी लोगों को सरकारी नौकरियां नहीं मिल सकती, परंतु डिजिटल अर्थव्यवस्था में रोजगार मिलना तय है, ऐसा बताया गया है। साफ है, करोड़ों लोगों को सरकारी नौकरियां मिलना संभव नहीं है, लेकिन नई डिजिटल अर्थव्यवस्था में यह संभव है। विश्व प्रसिद्ध मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक डिजिटल अर्थव्यवस्था के तहत करीब कितने 6.5 करोड़ रोजगार भारत की नई पीढ़ी को मिल सकते हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि डिजिटल इकोनॉमी कितनी इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग की, किसकी? ये आपकी रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म रिपोर्ट 2022 के मुताबिक इस समय देश में करीब 77 लाख गिग वर्कर्स हैं। गिग वर्कर्स क्या होते हैं? जब आप किसी कंपनी के साथ बॉन्ड भर के फिक्स टाइम के लिए रोजगार पा लेते हैं तो आप उसके लिए फिक्स हो जाएंगे, उसी में काम करेंगे। पर गिग वर्कर्स ऐसे नहीं है। ये अपनी स्किल के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग 2 घंटे इस कंपनी में काम किया, 2 घंटे इस कंपनी में काम किया, तो ये फिक्स नहीं होते हैं, अलग अलग जगह काम कर सकते हैं। इन्हीं को गिग वर्कर्स बोला गया है। ज्यादातर गिग वर्कर्स रिटेल, ट्रेड, सेल्स, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, निर्माण, बीमा और फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हैं।
रिपोर्ट के अनुसार भारत में वित्त वर्ष 2029-30 तक लगभग 2.35 करोड़ कामगार अर्थव्यवस्था से जुड़ जाएंगे। ऐसे में गिग वर्करों और उनके परिजनों की सामाजिक सुरक्षा कैसे, उनके परिजनों की सामाजिक सुरक्षा कैसे, उनको बीमा प्रोवाइड करके, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं, उनके परिजनों को शिक्षा, ये सब चीजों को ध्यान में रखा जाए तो इस क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को आकर्षित किया जा सकता है। आज हम अपने महत्वपूर्ण टॉपिकों पर चर्चा कर चुके हैं, जो आप देख सकते हैं आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या थी वो हमने चर्चा की है। फ्रीबीज इश्यू, रेवड़ी संस्कृति, डेटा प्रोटेक्शन बिल, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेज और डिजिटल इकोनॉमी। उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को यह टॉपिक्स आसान भाषा में समझ में आए होंगे। हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद।